नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और जरूरी है आप सभी के लिए। आज के इस वीडियो का टॉपिक है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में 60 लाख रुपए तक निवेश कैसे करें। दोस्तों, अगर आप एक सीनियर सिटीजन हैं और निवेश करना चाहते हैं और पोस्ट ऑफिस की सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में निवेश करना चाहते हैं तो 60 लाख रुपए तक कैसे आप निवेश कर सकते हैं, ज्यादा ब्याज कैसे आप कमा सकते हैं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में, जानेंगे आज के इस वीडियो में। दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक जरूरी जानकारी, अगर आपको जीएसटी फाइलिंग करवानी है या फिर आईटीआर इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग करवानी है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 8799144520 पर। इस नंबर पर आप हमें कॉल या फिर व्हाट्सएप करके हमसे आईटीआर फाइलिंग की सर्विस ले सकते हैं, जीएसटी फाइलिंग की सर्विस ले सकते हैं। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सीनियर सिटीजन 60 लाख तक निवेश कैसे करें, वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चैनल बनाए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर नोटिफिकेशन पे क्लिक करें ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियोस रेगुलरली मिलते रहें। स्टार्ट करते हैं अपना आज के वीडियो को बिना किसी देरी के। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं अपना आज के वीडियो को और बात करते हैं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में 60 लाख रुपए तक आप कैसे निवेश कर सकते हैं। तो ईच स्पाउस, चाहे हस्बैंड हो या फिर वाइफ हो, हस्बैंड हो या वाइफ हो, ईच स्पाउस जो है वो सेपरेट इन्वेस्टर माने जाते हैं। यानी अलग अलग इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। अगर आप खुद से या अपने स्पाउस से करवाना चाहते हैं तो दोनों से आप इन्वेस्टमेंट निवेश कर सकते हैं। बोथ हस्बैंड एंड वाइफ इंडिविजुअली यहां पर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में निवेश कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है यानी 60 साल से ज्यादा आपकी एज होनी चाहिए। हस्बैंड की एज 60 साल से ज्यादा होनी चाहिए, वाइफ की एज भी 60 साल से ज्यादा होनी चाहिए। आप यहां पर चाहे तो सिंगल अकाउंट खुलवा सकते हैं, हस्बैंड अपना सिंगल अकाउंट खुलवा सकता है और वाइफ भी अपना सिंगल अकाउंट खुलवा सकती है। अगर आप चाहते हैं जॉइंट अकाउंट खुलवाना तो दोनों यहां पर जॉइंट अकाउंट खुलवा सकते हैं। हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ जॉइंट अकाउंट खुलवा सकता है या फिर वाइफ अपने हस्बैंड के साथ जॉइंट अकाउंट खुलवा सकती है। ध्यान रखिएगा, सिंगल अकाउंट के लिए लिमिट है 30 लाख रुपए और अगर आप जॉइंट अकाउंट भी खुलवाते हैं तो वहां पर भी आपकी जो लिमिट है वो 30 लाख से ज्यादा नहीं होगी। यानी हस्बैंड की लिमिट कितनी हो गई, 30 लाख की, वाइफ की कितनी लिमिट हो गई, 30 लाख की। चाहे सिंगल अकाउंट हो सेपरेट अकाउंट हो, दोनों को मिलाकर यहां पर आपकी टोटल लिमिट हो जाती है फैमिली इन्वेस्टमेंट 60 लाख रुपए का। तो 60 लाख रुपए तक आप निवेश कर सकते हैं। ज्वाइंट अकाउंट के अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखिएगा, जो लिमिट है 30 लाख की वो सिर्फ फर्स्ट होल्डर पर अप्लीकेबल होती है, सेकंड होल्डर के लिए यहां पर अप्लीकेबल नहीं होती है। यहां पर ईच स्पाउस, चाहे हस्बैंड हो वाइफ हो, वो कितना मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट कर सकता है, 30 लाख रुपया खुद के नाम से इन्वेस्टमेंट कर सकता है। जो सेकंड होल्डर है, जो ज्वाइंट अकाउंट है, सेकंड होल्डर है, उसके रिलेटेड जो इन्वेस्टमेंट नहीं माना जाता है। तो ध्यान रखिएगा, यहां पर हस्बैंड है वाइफ है, दोनों 30-30 लाख रुपए निवेश कर सकते हैं, चाहे आपने सिंगल अकाउंट खोला है चाहे आपने ज्वाइंट अकाउंट खुलवाया है। मैक्सिमम कितनी लिमिट हो गई, दोनों को मिलाकर 60 लाख रुपए तक आप इसमें निवेश कर सकते हैं। आइए एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कैसे आपको इसमें जो है इन्वेस्टमेंट करना होता है, कैसे आप यहां पर इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। तो यहां पर हमने एग्जांपल लिया है, एग्जांपल नंबर 1। एग्जांपल 1 में हमने 4 अकाउंट लिए सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के, अकाउंट नंबर 1, 2, 3, 4। अब पहला होल्डर है यहां पर और दूसरा सेकंड होल्डर है। सबसे पहले यहां पर देखते हैं हस्बैंड, यहां पर सेकंड होल्डर नहीं है, मतलब ये सिंगल अकाउंट है, जॉइंट अकाउंट नहीं है। यहां पर अमाउंट कितना इन्वेस्टमेंट किया है, 20 लाख रुपया। अब ये जो हस्बैंड है इन्होंने 20 लाख किया है तो ये माना किसका जाएगा, लिमिट में किसकी काउंट होगा, हस्बैंड के अंदर लिमिट जो है वो काउंट की जाएगी। नेक्स्ट आ जाते हैं सेकंड अकाउंट, ये जॉइंट अकाउंट है, हस्बैंड एंड वाइफ का जॉइंट अकाउंट है। फर्स्ट होल्डर कौन है, हस्बैंड है, सेकंड होल्डर कौन है, वाइफ है। 10 लाख रुपए यहां पर इन्वेस्टमेंट किए। अब ये 10 लाख किसके माने जाएंगे, वाइफ के माने जाएंगे या हस्बैंड के माने जाएंगे। तो हमने ऑलरेडी बताया जो फर्स्ट होल्डर है उसके रिलेटेड ही डिपॉजिट माना जाएगा, तो यहां पर वाइफ का नहीं माना जाएगा, भले ही वो सेकंड होल्डर क्यों ना हो। यहां पर ये 10 लाख रुपए जो वो हस्बैंड के माने जाएंगे। तो हस्बैंड के टोटल कितने हो गए, 30 लाख रुपए। तो यहां पर आप देख सकते हैं हस्बैंड का टोटल है 20 लाख रुपए, ये हो गए।
10 लाख रुपए आपके हो गए, टोटल 30 लाख रुपए हो गए, विथ इन लिमिट है 30 लाख की कैप के अंदर। दोनों हस्बैंड वाइफ जो है वो 60 साल से ज्यादा होने चाहिए, तो दोनों ही यहाँ पर एलिजिबल होंगे सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में। और ईच कितना निवेश कर सकते हैं, 30 लाख रुपए तक आप मैक्सिमम जो है वो निवेश कर सकते हो। और पहले नाम पर जो होगा यानी फर्स्ट होल्डर जो होगा उसी के रिलेटेड जो है 30 लाख की लिमिट कैलकुलेट की जाएगी, यानी ये जो अमाउंट है वो फर्स्ट होल्डर के नाम से ही देखा जाएगा। तीसरा अकाउंट खुलवाया है जहां पर वाइफ है, स्पाउस है, यहां पर जो वाइफ है हस्बैंड नहीं है, यानी ये सिंगल अकाउंट है आपका। इसमें लिमिट किसकी मानी जाएगी, 25 लाख की, ये वाइफ की मानी जाएगी। चौथा अकाउंट है जिसमें वाइफ और हस्बैंड दोनों है, यहां पर 5 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किए, लिमिट किसकी मानी जाएगी, वाइफ की, हस्बैंड की नहीं मानी जाएगी। तो ये टोटल लिमिट वाइफ की कितनी हो गई, 30 लाख रुपए। तो यहां पर वाइफ की टोटल लिमिट कितनी है, 25 लाख खुद की हो गई सेल्फ अकाउंट की, और ज्वाइंट अकाउंट में 5 लाख वो हो गए, टोटल 30 लाख है, विद इन द लिमिट है। तो इस केस में टोटल फैमिली इन्वेस्टमेंट आपका 30 लाख वाइफ का हस्बैंड का हो गया, और बाकी का जो 30 लाख है वो वाइफ का हो गया। टोटल आप 60 लाख रुपए जो है वो इसमें निवेश कर सकते हैं। तो हर एक स्पाउस, ईच स्पाउस कितना निवेश कर सकता है, 30 लाख रुपया। जो फर्स्ट होल्डर होगा उसी के रिलेटेड जो है वो लिमिट देखी जाएगी, जो फर्स्ट होल्डर होंगे उसी के रिलेटेड जो है ये जो अमाउंट इन्वेस्टमेंट किया है वो माना जाएगा। जो फर्स्ट होल्डर होंगे उन्हीं के रिलेटेड ये अमाउंट माना जाएगा। और हस्बैंड की लिमिट है 30 लाख की और वाइफ की लिमिट है यहां पर 30 लाख की। सेकंड होल्डर को यहां पर आपको नहीं देखना है। तो ये तो हो गया हमारा पहला एग्जांपल। आ जाते हैं अपने दूसरे एग्जांपल पे। अब दूसरा एग्जांपल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां पर 5 अकाउंट है, A1 2 3 4 5। पहला यहां पर सूरज है, फिर यहां पर सूरज और आरती है, ये ज्वाइंट अकाउंट हो गया, ये सिंगल अकाउंट है। फिर सूरज और आरती वापस ज्वाइंट अकाउंट हो गया, और ये आरती ने यहां पर अलग से अकाउंट खुलवाए हैं। आरती ने खुद का सिंगल अकाउंट खुलवाया और आरती ने यहां पर ज्वाइंट अकाउंट सूरज के साथ खुलवाया। तो यहां पर लिमिट कैसे देखी जाएगी, सेकंड होल्डर की तो आपको देखनी नहीं है, पहले होल्डर की। सूरज ने यहां पर 3 जगह सूरज ने इन्वेस्टमेंट किया है, 12 लाख, 8 लाख और 15 लाख। कितना इन्वेस्टमेंट किया, 12 लाख, 8 लाख और 15 लाख, टोटल इन्वेस्टमेंट 35 लाख कर दिया। तो सूरज ने टोटल इन्वेस्टमेंट कितना कर दिया, 35 लाख रुपया, जबकि सूरज की लिमिट क्या थी, 30 लाख रुपए की, यानी 5 लाख रुपया जो है वो एक्सेस डिपॉजिट कर दिया। तो ये 5 लाख रुपया जो है वो वापस सूरज को रिफंड कर दिया जाएगा। और जब तक रिफंड नहीं होता यहां पर आपको 8.2% का नहीं 4% पोस्ट ऑफिस रेट के हिसाब से ब्याज दिया जाएगा। तो सूरज ने यहां पर लिमिट क्रॉस कर दी, 35 लाख कर दी, जबकि लिमिट कितनी थी, 30 लाख रुपए की, 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा कर दिए। अब ये जो 5 लाख है वो सूरज को यहां पर वापस दिए जाएंगे विथ 4% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से, यानी जब से इनका एक्सेस डिपॉजिट था और जब तक आपका रिफंड आया उस पीरियड के दौरान इन्हें 4% का ब्याज दिया जाएगा। आरती का कितना इन्वेस्टमेंट है, तो आरती ने 2 अकाउंट खुलवाए हैं, 15 लाख और 10 लाख, टोटल आरती का 25 लाख है। अभी भी आरती जो है वो 5 लाख और कर सकती है, क्योंकि यहाँ पर टोटल लिमिट आरती की 30 लाख रुपए की है। बस इस 25 लाख के हिसाब से ही जो है वो यहाँ पर लिमिट के अंदर है, तो यहाँ पर जो है अलाउ किया जाएगा। 25 लाख है, 5 लाख और करना चाहती है तो और नया अकाउंट खुलवाकर कर सकते हैं। टोटल फैमिली इन्वेस्टमेंट यहाँ पर कितना हुआ, 55 लाख रुपए का, क्योंकि यहाँ पर सूरज का तो था 30 लाख रुपया, 35 लाख गलती से कर दिया था लेकिन 30 लाख था, और आरती का यहाँ पर होगा 25 लाख रुपया। जो बाकी 5 लाख बैलेंस बचा है वो आरती अपने में डालकर कर सकती है। तो इस हिसाब से आपको जो है 60 लाख रुपए जो है वो निवेश करने हैं। अब जानते हैं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के कुछ की फीचर्स के बारे में। तो हम की फीचर्स के बारे में बात करेंगे, यानी इसके अदर टर्म्स एंड कंडीशन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कितना आप मिनिमम मैक्सिमम डिपॉजिट कर सकते हैं, कितना ब्याज आपको मिलता है, क्या प्रीमेच्योर विड्रॉल कंडीशन है, डेथ अगर अकाउंट होल्डर की हो जाती है तो उस केस में क्या कंडीशन दी गई है। आइए एक एक समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंटरेस्ट रेट की। तो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में आपको जो ब्याज मिल रहा है वो 8.20% का दिया जा रहा है। इस ब्याज को आप मैक्सिमाइज कैसे कर सकते हैं, आप यहां पर मंथली जो है वो यहां पर आरडी में निवेश करेंगे 6.7% की रेट पर, तो उस केस में आपको 9.75% मैक्सिमम इंटरेस्ट मिल जाएगा। आप हर महीने आरडी में निवेश करते रहिए। 12,30,000 रुपया आप जो है पूरे 5 साल के अंदर जो सीनियर सिटीजन से आपको ब्याज मिला है ये आप निवेश कर देंगे आरडी में, जहां पर आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल जाएगा। मैक्सिमम आप जो है 9.75% रिटर्न कमा पाएंगे। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, अगर आपको रेगुलर मंथली इनकम चाहिए, यहां पर ध्यान रखिएगा 8.2% फिर आपके लिए रेट रहेगी। अब यहां पर इंटरेस्ट पेबल कैसे होगा आपको, तो ध्यान रखिएगा
क्वार्टरली पेबल किया जाएगा। अगर आप 30 लाख रुपया डालते हैं 8.2% की रेट के हिसाब से है, तो यहां पर ध्यान रखिएगा एक साल के लिए आपको 2,46,000 का ब्याज मिलेगा। और क्वार्टरली की बात करें तो 60,500 रुपए का 61,500 रुपए का आपको ब्याज दिया जाएगा और मंथली आपको 20,500 रुपए का ब्याज मिलता रहेगा। तो क्वार्टरली ब्याज यहां पर आपको दिया जाएगा, वो आपको 4 क्वार्टर में यहां पर दिया जाएगा, 31 मार्च, 30 जून, 30 सितंबर, 31 दिसंबर। और ये सीनियर सिटीजन में क्रेडिट कब होगा? आपके 31 मार्च को जो ड्यू था वो आपका 1 अप्रैल को क्रेडिट होगा, 30 जून को यहाँ पर जो पेबल था वो आपको 1 जुलाई को क्रेडिट किया जाएगा, 30 सितंबर है तो 1 अक्टूबर को क्रेडिट किया जाएगा और 1 जनवरी को क्रेडिट किया जाएगा। ये जो भी पैसा इंटरेस्ट जो भी है वो आपके सीनियर सिटीजन खाते में क्रेडिट होगा। ध्यान रखिएगा, अगर आपको 31 मार्च यानी 1 अप्रैल को जो ब्याज मिला है, ये ब्याज आपको 61,500 जो मिला है, इस पर अगर आपने इसको क्लेम नहीं किया, यानी ये आपको ट्रांसफर करना होता है सेविंग अकाउंट के अंदर। सेविंग अकाउंट में इसको आपको ट्रांसफर करना होता है। अगर ये पैसा सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में पड़ा रहा, ब्याज पड़ा रहा, तो उस केस में इस पर कोई भी एडिशनल इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। नो एडिशनल इंटरेस्ट है, यानी ब्याज पर ब्याज आपको नहीं मिलेगा। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के अंदर जो ब्याज आपको दे रही है पोस्ट ऑफिस, उसमें पैसा वो ब्याज का अगर पड़ा हुआ है तो उसमें आपको 1 रुपया भी ब्याज नहीं दिया जाएगा। आपको इसमें यहां पर ऑटो क्रेडिट करवाना पड़ेगा, फैसिलिटी चालू करनी पड़ेगी सेविंग अकाउंट में। फिर आप सेविंग अकाउंट के अंदर रखना चाहते हैं तो वहां पर आपको 4% मिलेगा। वहां से अगर किसी अन्य स्कीम में निवेश करना चाहते हैं तो जो इसे आरडी में अगर करना चाहते हैं तो 6.7% का ब्याज आपको दिया जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में पड़ा पैसा जहां पर कोई भी एडिशनल ब्याज आपको नहीं दिया जाता। अब आ जाते हैं अगले पॉइंट पे, मिनिमम कितना डिपॉजिट आप कर सकते हैं? तो 1,000 रुपया आप मिनिमम डिपॉजिट कर सकते हैं। मैक्सिमम की बात करें तो 30 लाख रुपया आप मैक्सिमम डिपॉजिट कर सकते हैं सभी सीनियर सिटीजन अकाउंट को मिलाकर। ध्यान रखिएगा, आपने पहला अकाउंट खुलवाया सीनियर सिटीजन 1, सीनियर सिटीजन 2, पहले में आपने 10 लाख रुपए डाले, फिर आपको नया अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, फिर आपने 5 लाख रुपए डाले। तो यहां पर ऐसे कर करके आप नंबर ऑफ अकाउंट जितने भी खोल रहे हैं, टोटल मैक्सिमम लिमिट आपकी 30 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए इंडिविजुअल के लिए। यानी जो हस्बैंड है वो भी यहां पर 30 लाख रुपए जमा कर सकता है और अगर वाइफ है वो भी एलिजिबल है तो वो भी 30 लाख रुपए जमा कर सकती है। तो ये लिमिट जो है वो इंडिविजुअल की दी गई है। एज लिमिट ध्यान रखिएगा, रेसिडेंट होने चाहिए। एनआरआई अगर सीनियर सिटीजन है तो अलाउ नहीं है। 60 साल या उससे ज्यादा आपकी एज होनी चाहिए। अगर आप रिटायर्ड सिविलियन एम्प्लॉय हैं तो उस केस में आपकी एज 55 से लेकर 60 के अंदर है तो भी आप सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में निवेश कर सकते हैं। कंडीशन ये है, जो भी रिटायरमेंट बेनिफिट आपको मिला है 3 महीने के अंदर अंदर आपको सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में निवेश करना है। आप मैक्सिमम 30 लाख रुपया जो है वो निवेश कर सकते हैं। अगर आपको रिटायरमेंट बेनिफिट 50 लाख रुपया मिला है तो सिर्फ 30 लाख रुपया जमा करेंगे, बाकी का 20 लाख की आप चाहे तो एफडी कर सकते हैं। अगर आप रिटायर्ड डिफेंस एम्प्लॉय है तो उसके इसमें ध्यान रखिएगा 50 से 60 साल की उम्र में आप यहां पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। रिलैक्सेशन है एज का, यहां पर 50 साल के बाद ही आप निवेश करना स्टार्ट कर सकते हैं। यहां पर भी कंडीशन ध्यान रखिएगा, 3 महीने के अंदर अंदर आपको करना है। रिटायरमेंट बेनिफिट जब से मिला उसके 3 महीने के अंदर अंदर आपको इन्वेस्टमेंट करना है, जो भी रिटायरमेंट बेनिफिट मिला है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में। नेक्स्ट आ जाते हैं जो भी स्पाउस है, अगर किसी इंप्लॉय की डेथ हो जाती है तो उसकी स्पाउस भी यहां पर निवेश कर सकते हैं, लेकिन कुछ कंडीशन है। पहली कंडीशन, जो इंप्लॉय है वो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट का इंप्लॉय होना चाहिए, उसकी जो डेथ है वो इन हार्नेस में हुई है यानी ड्यूटी के दौरान डेथ हो चुकी है एंड उसकी एज 50 साल या उससे ज्यादा है, तो उस केस में जो भी स्पाउस है उसे डेथ कंपनसेशन मिल रहा है, रिटायरमेंट बेनिफिट मिल रहा है, तो वो यहां पर निवेश कर सकती है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में। इन्वेस्टमेंट जो भी डिपॉजिट आप कर रहे हैं 30 लाख रुपया, एटीसी का फायदा आपको मिल जाता है 1.5 लाख रुपए तक का, सिर्फ ओल्ड टैक्स रिजिम में। तो ओल्ड टैक्स रिजिम में आपको बेनिफिट मिलेगा, न्यू टैक्स रिजिम में आपको बेनिफिट फायदा नहीं दिया जाएगा। जो भी एक्सेस डिपॉजिट हुआ है, मान लीजिए आपने 35 लाख रुपया डिपॉजिट कर दिए, लिमिट थी 30 लाख की, तो ये 5 लाख रुपए जो है वो वापस आपको रिफंड कर दिया जाएगा और सेविंग का जो ब्याज है 4% वही दिया जाएगा। यानी जिस दिन से एक्सेस डिपॉजिट हुआ उस दिन से लेकर जब तक आपको रिफंड किया जा रहा है, यहां पर आपको 8.2% नहीं सिर्फ 4% का ही ब्याज दिया जाएगा। नेक्स्ट, मैच्योरिटी की अगर बात करें तो 5 साल की यहां पर आपकी मैच्योरिटी आ जाती है। एक्सटेंड अकाउंट की बात करें तो 3 साल के ब्लॉक के लिए आप एक्सटेंड कर सकते हैं एन नंबर ऑफ टाइम।
पहली मैच्योरिटी आपकी 5 साल के बाद आ जाएगी, ये फर्स्ट मैच्योरिटी है। फिर आप चाहें तो इसको 3 साल के लिए और एक्सटेंड कर सकते हैं, ये पहला ब्लॉक हो गया आपका, यानी ये 8 इयर्स के लिए आप कर लेंगे। फिर चाहे तो और आप नंबर ऑफ टाइम्स आप कर सकते हैं, सेकंड टाइम करेंगे वो भी 3 साल का ब्लॉक होना चाहिए, यानी ये 11 साल के लिए आपने एक्सटेंड कर दिया है। ये आपका एक्सटेंड अकाउंट 1 हो गया, एक्सटेंड अकाउंट 2 हो गया, और ये आपका ओरिजिनल अकाउंट हो गया, जो ओरिजिनल जो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम अकाउंट है ये आपका रहेगा। तो ध्यान रखिएगा एन नंबर ऑफ टाइम, कितने भी टाइम आप 3-3 साल के लिए एक्सटेंड ऐसे आप कर सकते हैं। एक्सटेंड करने के लिए ध्यान रखिएगा आपको 1 साल के अंदर अंदर करना है। जैसे मैच्योरिटी आई तो 5 साल और 6 साल के अंदर अंदर, यानी विद इन 1 ईयर के अंदर अंदर आपको अकाउंट पहला एक्सटेंड करना है। 8 और 9 साल के बीच में आपको सेकंड टाइम यहां पर एक्सटेंड करना रहेगा। अब यहां पर इंटरेस्ट क्या मिलेगा, तो जो भी 5 साल की मैच्योरिटी आई है इस पर जो इंटरेस्ट रेट होगा, मान लीजिए 8.2%, तो वही 8.2% आपको ये 3 साल के लिए दिया जाएगा। 8वें ईयर में अगर आपका 8% हो गया तो नेक्स्ट 3 ईयर के लिए 8% दिया जाएगा। ऐसा नहीं है जब से आपने अकाउंट खुलवाया जो इंटरेस्ट रेट चल रही है वही आप पर लागू होगी, ऐसा नहीं है। मैच्योरिटी या फिर एक्सटेंडेड मैच्योरिटी पर जो भी ब्याज दरें होंगी वही आगे के लिए आपको दी जाएगी। अकाउंट आप ओपन कर सकते हैं, सिंगल कर सकते हैं, हस्बैंड खुद के लिए भी अकाउंट ओपन कर सकता है, वाइफ है तो वाइफ भी खुद के लिए अपने लिए एक्सटेंड अकाउंट जो है वो ओपन करवा सकती है। बस ध्यान रखिएगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैच होनी चाहिए, 60 साल और रेसिडेंट होने चाहिए। आप चाहें तो ज्वाइंट भी अकाउंट खुलवा सकते हैं विद स्पाउस के साथ, इसके रिगार्डिंग हमने डिटेल डिस्कस कर लिया है। तो ज्वाइंटली भी आप अपनी स्पाउस के साथ कर सकते हैं, किसी अदर फैमिली मेंबर के साथ नहीं कर सकते हैं। अब आ जाते हैं, बात करते हैं प्री मैच्योर विड्रॉल की। जाते हैं प्री मैच्योर क्लोजर पर। तो अगर आप प्री मैच्योर क्लोजर करवाना चाहते हैं, यानी 5 साल से पहले या एक्सटेंडेड अगर आपने किया उससे पहले अगर अकाउंट को क्लोज करवाना चाहते हैं तो उस केस के लिए क्या पेनल्टी आपको लग सकती है। 1 साल से पहले अगर आप अकाउंट को क्लोज करवा देते हैं तो उस केस में ध्यान रखिएगा यहां पर कोई भी ब्याज आपको नहीं दिया जाएगा, पूरा का पूरा 100% डिपॉजिट आपको दे दिया जाएगा, डिपॉजिट लॉस आपका नहीं होगा। अगर कोई ब्याज गलती से आपको दे दिया गया तो वो आपके डिपॉजिट में से रिकवर कर लिया जाएगा। ध्यान रखिएगा अगर आपने 30 लाख रुपए जमा किए हैं 8.2% के हिसाब से, 1 साल में आपको 2,46,000 का इंटरेस्ट मिलना था, लेकिन आपने 1 साल से पहले ही यहां पर पैसा जो है वो निकाल लिया, भले 1 दिन पहले भी क्यों ना निकाल लिया हो, ये 1 रुपया भी ब्याज आपको नहीं दिया जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, बहुत ही खतरनाक कंडीशन है। 1 साल से पहले आप पैसा जो है वो विड्रॉ नहीं कर सकते, लेकिन आपको डिपॉजिट जो 30 लाख रुपया है वो पूरा दे दिया जाएगा। अब मान लीजिए क्वार्टर वाइज यहां पर आपको ब्याज देते हैं, तो क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, ये 3 क्वार्टर के लिए आपको ब्याज दिया गया 61,500, 61,500 और 61,500। तो उस केस में अगर आप विड्रॉ कर देते क्वार्टर 4 आने से पहले पहले ही आपने पैसा जो है वो 30 लाख रुपया विड्रॉ कर दिया है, तो ये तीनों जो भी ब्याज आपको मिला है 60-60 1,80,000 रुपया अराउंड, ये पूरा का पूरा आपके 30 लाख रुपए में से कम कर दिया जाएगा। बाकी का पैसा जो है वो बैलेंस पैसा जो है वो आपको दिया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा अगर ब्याज ऑलरेडी दे दिया है तो वो आपसे रिकवर कर लिया जाएगा। यहां पर आपको 0 ब्याज मिलता है अगर आपने 1 साल से पहले पैसा विड्रॉ किया है। 1 साल और 2 साल की बात करें, 1 के बाद और 2 साल से पहले अगर आप पैसा विड्रॉ करते हैं ब्याज तो आपको पूरा दिया जाएगा 8.2%, लेकिन यहां पर डिपॉजिट का लॉस होगा 1.5%। तो 30 लाख रुपए आप डालते हैं तो उस केस में 45,000 रुपया काट के आपको दिया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा फुल इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन यहां पर जो डिपॉजिट है वो 45,000 रुपया काट के बाकी का पैसा दिया जाएगा। 2 साल से लेकर 5 साल के बीच में अगर आप क्लोजर करवाते हैं तो पूरा इंटरेस्ट दिया जाएगा, लेकिन 1% डिपॉजिट काटा जाएगा, यानी कि 30,000 रुपया। नेक्स्ट आ जाते हैं 5 साल से लेकर 6 साल के बीच में, जब आपने पहली बार एक्सटेंशन किया, 5 साल के बाद मैच्योरिटी आ जाती है, आपने एक्सटेंशन करवाया अकाउंट को। अब यहां पर आपने एक्सटेंशन करवाया, लेकिन उस दौरान आपने जब एक्सटेंशन करवाया कुछ ही दिनों के बाद आपने अकाउंट को क्लोज कर दिया, तो पूरा का पूरा इंटरेस्ट दिया जाएगा, लेकिन आपका 1% डिपॉजिट लॉस होगा, यानी 30,000 की पेनल्टी यहां पर आपको लग जाती है। 6 से लेकर 8 साल ये आपका एक्सटेंडेड पीरियड है। 6 से लेकर 8 साल तक अगर आप रखते हैं या उसके बीच में अगर पैसा विड्रॉ भी करते हैं तो कोई पेनल्टी आपको नहीं लगेगी। अब सेकंड टाइम आप अकाउंट को एक्सटेंड करवाते हैं, यानी 8 साल के बाद जो है वो आपने अकाउंट को एक्सटेंड करवाया है, तो उस केस में ये 1 साल के दौरान 8 से लेकर 9 साल के बीच में जब आप अकाउंट को एक्सटेंड करवाते हैं उसी साल आपने क्लोज करवा दिया, तो उस केस में भी पूरा इंटरेस्ट दिया जाएगा। 1% डिपॉजिट यानी 30,000 का आपका लॉस यहां पर हो जाता है।
फिर इसके बाद 9 से लेकर 11 साल के बीच में अगर आप कभी भी क्लोज करवाते हैं तो कोई पेनल्टी आपको नहीं लगेगी। ऐसे ही एक्सटेंडेड अकाउंट पर चलती रहेगी। पहले साल एक्सटेंडेड अकाउंट में आपको 1% की पेनल्टी लगेगी डिपॉजिट पे, लेकिन बाकी के जो 2 साल है उस पर कोई भी लेट फीस या कोई भी आपको पेनल्टी जो है वो नहीं लगेगी। नेक्स्ट आ जाते हैं, लास्ट हमारा पॉइंट है अकाउंट होल्डर की अगर डेथ हो जाती है 5 साल से पहले तो उस केस में क्या सिनारियो होगा। पहला सिनारियो, अगर अकाउंट क्लोज करवाते हैं यानी जो नॉमिनी है, लीगल आईडी है, वो पैसा ले लेते हैं तो उस केस में ध्यान रखिएगा टिल डेथ, जब से आपने अकाउंट ओपन करवाया था और मान लीजिए 3 साल हो गए तो ये 3 साल के लिए आपको 8.2% रेट के हिसाब से ब्याज दिया जाएगा, पूरा ब्याज दिया जाएगा। लेकिन जब डेथ हो गई तो उस केस में जब तक फाइनल क्लोजर नहीं होता, डेथ होने के बाद 3-4 महीने लग गए फाइनल क्लोजर होने के लिए, तो ये 3-4 महीने के लिए आपको सिर्फ 4% पोस्ट ऑफिस सेविंग रेट के हिसाब से ब्याज दिया जाएगा, ना कि हायर रेट दी जाएगी, यानी 8.2% का ब्याज आपको नहीं दिया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, क्लोज हो डेथ हो जाती है उसके बाद फाइनल क्लोजर जब तक आता है, यानी अकाउंट को जब बंद कर रहे हैं, प्रोसेस खत्म हो रहा है, एप्लीकेशन कर रहे हैं, अप्रूव हो रही है, तब तक आपको 4% का ब्याज दिया जाएगा जो भी बैलेंस अकाउंट में पड़ा होगा। नेक्स्ट, अगर ज्वाइंट अकाउंट है यानी आपकी जो स्पाउस है, आपने स्पाउस के साथ ज्वाइंट अकाउंट करा था या स्पाउस से सोल नॉमिनी है, तो उस केस में क्या होगा, तो स्पाउस चाहे तो अकाउंट को कंटिन्यू रख सकती है। अकाउंट को कंटिन्यू रखते वक्त यहां पर 8.2% का ब्याज मिलेगा, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि स्पाउस की जो एज है वो 60 साल या उससे ज्यादा होनी चाहिए और स्पाउस का कोई भी दूसरा सीनियर सिटीजन अकाउंट नहीं होना चाहिए। तो यहां पर स्पाउस कंटिन्यू रख सकती है, चाहे ज्वाइंट अकाउंट हो, सिंगल अकाउंट हो, स्पाउस जो है एज ए ज्वाइंट होल्डर या फिर सोल नॉमिनी जो है वो अकाउंट को कंटिन्यू कर सकती है। अब बोथ हस्बैंड एंड वाइफ खुद का अलग अलग अकाउंट है, हस्बैंड का भी अलग अकाउंट है, वाइफ का भी अलग अकाउंट है और एक की डेथ हो जाती है, किसी भी एक स्पाउस की डेथ हो जाती है, तो क्या इस अकाउंट को कंटिन्यू रखा जा सकता है? नहीं, इस अकाउंट को आप कंटिन्यू नहीं रख सकते। इस अकाउंट को आपको क्लोज करना होगा और क्लोज करने की वही कंडीशन है, टिल डेथ तक आपको 8.2% और डेथ से लेकर फाइनल क्लोजर होता है उसमें आपको 4% का ही ब्याज दिया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपकी डेथ हो जाती है तो उस केस में अकाउंट बंद करते हैं या अकाउंट कंटिन्यू करते हैं तो आपको रेट जो 8.2% दी जाएगी सिर्फ डेथ के बाद। ध्यान रखिएगा, अगर अकाउंट क्लोज कर लेते हैं तो जब तक क्लोज होता है उसमें 4% का ही ब्याज आपको दिया जाएगा। तो दोस्तों, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में निवेश अगर आप करते हैं तो 8.2% का आप ब्याज कमा सकते हैं, लेकिन अगर आप आरडी में निवेश करते हैं तो 6.7% एक्स्ट्रा, टोटल इफेक्टिव इंटरेस्ट आपको 9.75% तक का मिल जाता है अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो आज का वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक इसकी नॉलेज पहुंच सके। आज का वीडियो समाप्त करते हैं, धन्यवाद।